Hello Erin and welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about the personal interview, and I request all viewers to stay tuned till the end of this video, because in the end of this video Erin will be telling you about the tips for the personal interview. So start करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट्स हैपेंड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो कि जाके मतलब जो अभी जा रहे हैं इंटरव्यू देने एसएसबी देने, जो फ्रेशर से अभी गए नहीं है, उनको एक अप्रोच लग सके इसके बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आंसर करने का राइट वे क्या होता है। So thank you, Akash, for it's great to be back on your channel again. And this is asked about the personal interview. So personal interview को मैं बता देता हूँ। The ACE theory और to crack personal interview is that कि जितना हो सके आपको नेचुरल आंसर में उतने लेने। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। So मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था उसमें मैक्सिमम 45 मिनट्स 45 से 55 मिनट्स के आसपास चला था वो। और उसमें जो मैंने देखा था उसमें मेरे साथ जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पर्सनल से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लोगों में एक ट्रेंड है मिथ है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए, मिलिट्री अवेयरनेस के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और नो डाउट ये पूछे जाते हैं। बट मेरे केस में ये सब मुझसे नहीं पूछा गया, मुझसे ज़्यादातर पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, लाइक व्हाट इज माई बॉन्डिंग विद माई फादर, qualities of my father, qualities of my mother, qualities of my brother, my grandparents, my friends। इनके सवाल मुझसे कुछ ज़्यादा पूछे गए। कोविड के समय में मैंने कैसे टाइम अपना किल किया, टाइम अपना पास किया, ये सब मुझसे पूछा गया। मैं ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट था तो मुझसे ये भी पूछा गया कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया और मेरे क्या ऑप्शन थे लाइफ में एनडी के अलावा। और बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई, मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, मैंने एसएसबी कैसे प्रिपेयर किया, मैंने रिटर्न की कैसे प्रिपरेशन की थी, कितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरा जो इंटरव्यू था मैं कह सकता हूँ कि उसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के अलावा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे वो मेरी पर्सनैलिटी और मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लगभग लोगों को पता होते हैं, बट पर्सनल क्वेश्चन होते हैं उसमें लोगों को थोड़ी सी पता नहीं बताने में। मेरे को लगता है कि ये टिप होनी चाहिए लोगों की, अगर आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है तो आप इतना टाइम जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री अवेयरनेस और इन सब चीज़ों में लगा रहे हो, उतना टाइम आप खुद की पर्सनैलिटी के बारे में जानने में भी लगाओ कि हाउ माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी, हाउ माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, हाउ यू थिंक। आप ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में लाओ, व्हाट माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, और एक पेपर पे नोट करो ये सारी चीज़। हाउ माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी, आप उस पर पेपर नोट बनाओ। व्हाट लाइक 5 क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज ऑफ फादर, 5 गुड क्वालिटीज ऑफ, ये आप लेके बैठ के लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप और आपसे धीरे धीरे और ऑब्जर्वेंट हो जाओगे अपने आसपास, और आपको अच्छा आंसर मिलने लग जाएंगे एज कम्पेयर टू वहाँ जाके आप फिर ऑन द स्पॉट आंसर दोगे तो उसमें कुछ गलत भी निकल सकता है। आप पहले से ही सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाओगे तो आप उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी कर सकते हो। नहीं कहूँगा कि आप अपने आसपास के बारे में ज़्यादा अवेयर हो, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा अवेयर हो। जनरल अवेयरनेस और मिलिट्री अवेयरनेस और इन चीज़ों के बारे में पढ़ना इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट मेरे सारे पर्सनैलिटी और अपने बारे में पढ़ना भी नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सही बात है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा स्टैटिक पर्सन को ध्यान देते हैं, लाइक न्यूज़ वगैरह, वो ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो अपनी जगह है, बट ज़्यादातर फोकस आपको खुद पर करना है, क्योंकि वो आपके बारे में इंटरेस्टेड है, तो आपके बारे में क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछेंगे। सही बात है। So okay. The second question is that like which type of questions are asked to you regarding your academics and about your friend circles, about your friends and about your family. इन तीनों से किस तरीके के क्वेश्चन सबसे पूछे गए थे ड्यूरिंग योर एसएसबी? अबाउट एकेडमिक्स जैसे कि बात करते हैं तो स्कूल से रिलेटेड काफी सवाल पूछे गए कि जैसे कि एकेडमिक्स में मेरा क्या परफॉर्मेंस था, मेरा 12th परसेंटेज जो आए हैं वो इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद भी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, ये वाले सवाल थे। फिर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने हाउस को वाइस कैप्टन के साथ मुझसे भी पूछा गया कि मैंने कैसे चैलेंजेस फेस करे ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। ये भी पूछा गया कि फिर मैं और क्या अच्छा इंप्रूव कर सकता था, क्या कमी रह गई, गलती हुई मुझसे नहीं, ये पूछा गया। सीनियर्स के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा था, हाउ वाज माय सीनियर एज वहाँ पे ये पूछा गया। उसके बाद फिर मेरे से पूछा गया कि यार जो अभी तक जो भी टीचर आए हैं उसमें टीचर आपको कौन सा टीचर रोल मॉडल है, क्यों आप पे वो रोल मॉडल आपको लगता है। ये छोटा सा सवाल था लेकिन इससे काफी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है अपने सवाल से। क्योंकि होता है जिस तरह का टीचर हमें पसंद होता है, आप उसी तरह की पर्सनैलिटी भी बनना चाहते हैं, हम उसकी तरह बोलना चाहते हैं, उसी तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज होती है एकेडमिक से रिलेटेड।
आ सके ना, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपने अपनी स्कूल की लाइफ को कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है, आपने कितना ज्यादा एक्सप्लोर करा अपने स्कूल लाइफ को, यानी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी सारी पार्टिसिपेट करी, कैसे पढ़ाई से टाइम निकाल के उनमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से एक दो का तो एक्सपीरियंस भी पूछा था कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा परफॉर्म किया था, वॉन एनीथिंग ऐसा कुछ। तो काफी ज्यादा मैंने भाई अच्छा लग रहा था वहाँ पे जब ये एकेडमिक्स रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे थे। और अगर आपने जेन्युइनली की भी होंगी सब चीजें जो भी आप लिखते हो, तो मैंने आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ बताना, क्योंकि ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस करी है। और जब आप एक्सपीरियंस किसी को समझाते हो ना, तो अपने आप आपके वर्ड से सामने वाला सेटिस्फाई होता है, आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज में झूठ लिख रहे हो, आप किसी चीज में आपने पार्टिसिपेट नहीं करा और आप झूठ लिख रहे हो, तो आपको फिर बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा किसी चीज, और बहुत ज्यादा हैवी शब्द में बोलना पड़ेगा। ये वाली बात। वही बात करते हैं अबाउट फ्रेंड्स। फ्रेंड से मेरे से पूछा गया कि यार कौन सा फ्रेंड मेरे लिए किस चीज में हेल्पफुल है, किस फ्रेंड से मेरे को क्या किस फ्रेंड से मुझे क्या सीखने को मिलता है, ये पूछा गया फ्रेंड। तो एक मैंने बताया कि एक फ्रेंड है मेरा इंग्लिश में काफी अच्छा है, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो इंग्लिश के दो तीन वर्ड्स मुझे इससे अच्छा सुनने को मिलते हैं जो मैंने कहीं कभी नहीं सुने। फिर मैं उनको नोट करके उनकी मीनिंग भी सोचता, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे कम्युनिकेट करने का अच्छा लगता है उस फ्रेंड से। मेरा एक फ्रेंड जो है वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। वो मुझे सुबह जल्दी उठा के ग्राउंड ले जाता है, शाम को भी ले जाता है, क्योंकि मुझे उसके साथ स्पोर्ट्स टॉक्स करने में, क्रिकेट टॉक करने में मजा आता है, क्रिकेट कमेंट्रीज करने में मजा आता है। how what what impact these friends have in my life। माने ये अगर मेरे को, मैं ये पहले से करके गया, ये अगर मैं वहाँ ऑन द स्पॉट ये बोलता तो मुझे शायद ये क्वेश्चन नहीं आता। वहीं बात करें फैमिली की, तो फैमिली से भी यही सवाल पूछते हैं कि यार हाउ हाउ यू हेल्प योर ब्रदर, हाउ यू हेल्प योर यंगर ब्रदर। माय ब्रदर इज टू यंग, आपको 10 का टेबल अपने भाई को पापा के बारे में पूछो यार, what qualities my father see, what quality my father want in me, है ना। फिर उसके बाद जो है ना, मम्मी की बात, मम्मी की चीजें पूछेगी कि मम्मी क्या सोचती है। ये सब चीजें छोटी मोटी जो पूछती है। ओके। सो आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान कौन सा ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, और मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस किया, और फिर हैंडल कैसे किया आपने यार उसको? ये क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है ऐसा, तो जो मुझे अचानक से जब मैं किसी चीज का सवाल जवाब दे रहा था, तो मुझे अचानक से एक सवाल पूछ लिया कि ऑक्सीजन को सिलेंडर में क्यों रखा जाता है। हम्म। मैंने बोल दिया सर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा गैस स्टोर हो पाती है। फिर उसके बाद उन्होंने जो आंसर उनको चाहिए था, शायद मुझे लगा उनको नहीं मिल पाया जो आंसर उनको चाहिए था उसकी। तो वहाँ मुझे लगा कि ये दिक्कत हुई है थोड़ा सा, तो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया उस आंसर में। तो आगे बढ़ते फिर। बहुत सारे लोगों को होता है, हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि रैपिड फायर राउंड जो होता है उसमें काफ़ी लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, बट पर्सनली मुझे वैसा कुछ खास दिक्कत हुआ नहीं था उसमें। बट फिर भी काफ़ी लोगों को होता है, और ख़ास करके फ्रेशर्स को होता है उसमें रैपिड फायर राउंड में। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए रैपिड फायर राउंड को? तो उसको हैंडल करने की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप प्रैक्टिस करो। माने आप खुद अपने रैपिड फायर बनाओ 5-10, अपने हिसाब से अपने आप प्रिपेयर करो रैपिड फायर को, और उसको ऑर्डर में याद रखो और उसको प्रैक्टिस करने लग जाओ। जैसे उसको एक बार देख के बोलो तो, जैसे आपने हर हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू मौजूद है लोगों के, मॉक हम्म। इंटरव्यू, वहाँ पे भी रैपिड फायर क्वेश्चन अवेलेबल। तो आप उसी हिसाब से अपने भी रैपिड फायर क्वेश्चन 5-6 ट्रेन करके रखो, 4-5 रैपिड अपने रैपिड फायर ट्रेन करके रखो, और उनके आंसर्स आंसर्स अपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आप अपने आंसर दे रहे हो, अपनी मम्मी या अपने पापा को वो सवाल दे दो कि अब पापा ये सवाल आप पूछो, तो आप उसी ऑर्डर में फिर जवाब दो और पूछो उनसे कि आपका कैसा आंसर था। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हो। रैपिड फायर का डॉज करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप उसके रैपिड फायर में, सही। क्योंकि वहां पे भी वही रैपिड फायर में से कुछ ना कुछ है। अलग से कोई रैपिड फायर एक एक आधा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन वो डिफरेंट है, मेन वो रैपिड फायर तो वही रहेगा। ये है रैपिड फायर को ट्रेस करने का। आपने मतलब कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए, और क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रही है आपकी, और उसमें अगर कोई भी स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग मैं बताता हूँ, अचीवमेंट हो तो? मैं स्पोर्ट्स में मैंने जब हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स जो होते हैं एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, तो मैं उसमें लॉन्ग जंप करता था। एथलेटिक्स से सारी चीज़ें करी हैं, जैसे आपकी 100 मीटर रेसेज हो गई, 200 मीटर रिलेज हो गई, पार्टिसिपेट किया। क्रिकेट मेरा स्पोर्ट है, क्रिकेट मैंने खेला ही है हमेशा। तो ये जो स्पोर्ट्स खेलते गए ना, ये इनके लेवल्स में हम खेले, इसमें अचीवमेंट जैसे स्कूल में कोई मेडल मिल जाता है, जैसे मैं क्रिकेट में स्टेट तक खेला हूँ,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करिए तो हमारे स्कूल में ड्रामा एनुअल फंक्शन होता है हर साल, तो उसमें ड्रामा होता है, ठीक है, एक्टिंग जैसा होता है, तो उसमें सब हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने वो भी लिखा होता है। हमारे स्कूल में जैसे क्या होता है ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे फ्राइडे फ्राइडे को कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, तो मैंने पार्टिसिपेट करते थे हम लोग कभी ना कभी, तो वहाँ से बहुत सारे लिखने को मुझे बहुत चीजें थी, लेकिन मैंने लिखी वहीं जिसमें मैं जीता था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ड्रामेटिक्स, ये सब चीज होती है ना, ये डिबेट हो गया, डिबेट में ये सब चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और इनका इम्पोर्टेंस कितना होता है एसएसबी में, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? इम्पोर्टेंस बहुत होता है इनका इम्पोर्टेंस ये शो करता है कि आप सबसे पहली चीज तो ये शो करता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप सिर्फ स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, अपनी तरह जाते हो, तो ये आप शो कर रहे हैं कि आप इंट्रोवर्ट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप चीजों में पार्टिसिपेट करते हो मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट, आप ग्राउंड पे डाले, आप लोगों से बातचीत करोगे। स्पोर्ट्स बिना बोले तो होता नहीं, सही। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं जिसमें आप सिर्फ अकेले अकेले खेलो, अकेले अकेले स्पोर्ट्स तो कैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, जिसमें आप अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आप लोगों से मिलोगे, आप लोगों से बातचीत करोगे, ग्राउंड से बॉन्डिंग बन जाएगी और आप चैलेंजेस फेस करने लग जाओगे पहले, क्योंकि स्पोर्ट्स जो चैलेंजेस फेस करता है वो पढ़ाई शायद नहीं दे पाती, पढ़ाई में चैलेंजेस अलग होते हैं, तो स्पोर्ट्स बंदे का चैलेंज पे डेवलप करता है, वो बंदा अलग होता है। एक आप सिर्फ एक क्लास के टॉपर से बात करोगे और एक आप बंदे से बात करोगे जो पढ़ाई में भी अच्छा है और खेलता भी है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस। आम फोर्सेज में भी लोग ऐसे ही चाहिए हमें जो दोनों चीजों में अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रही है और ग्राउंड भी है, तो यही जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप चीजें फुलफिल करो, इम्पोर्टेंस है। ओके, सो अब लास्ट के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। लाइक अगर किसी ने कोचिंग नहीं लिया तो घर पे पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से कर सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू अवेलेबल है लोगों के, उसको देख के आप एनालाइज करो कि वो लोग कैसे बोल रहे हैं, उनका वे ऑफ सिटिंग कैसा है, कितनी लेंथ में आंसर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये नोट करो कि उनसे कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को भी शूट कर रहे हैं, तो आप उन पे आंसर ढूंढना स्टार्ट करो। और मैं ये सही कहूँगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर की एक नोट कॉपी बनाओ जिसमें आप हर क्वेश्चन लिखो कि व्हाट माय मदर थिंक्स अबाउट मी। उसके बाद आप 5 पॉइंट्स खुद अपने बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके लिखो, आप मम्मी से पूछो, आप थोड़ा सा इन सब चीजों पे स्ट्रगल करो, थोड़ा सा सर्वे करो इन सब चीजों पे, ताकि आपको आंसर्स मिल पाए, रॉ आंसर्स मिल पाए। क्योंकि अगर आप झूठ लिख के आओगे कि यार माय मदर्स थिंक दैट आई एम वेरी हॉनेस्ट और ये सब चीजें लिख के आओ, तो आइडियल हो गया। माने एसएसबी में जो रिसर्चर्स हो गए हैं वो समझते हैं कौन वाले आंसर्स हैं और कौन से बंदे के पर्सनल आंसर्स हैं। जब कॉन्फ्रेंस के पहले जब वो रिजल्ट अनाउंस करने आते हैं ना, तो मैंने उनके मुंह से स्पेसिफिकली ये बोलते सुना था कि वो कह रहे थे कि यार हमें यूट्यूब वाले आंसर्स और गूगल वाले आंसर्स चाहिए, एसएसबी इज नॉट अबाउट यूट्यूब, गूगल और इंग्लिश, एसएसबी इज ऑल अबाउट ये फर्क है दोनों में। तो जहाँ पे आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना अपने आंसर्स को, तो वहाँ पे आपको आंसर्स बड़े बड़े मिलने लग जाएंगे खुद के हिसाब। ऐसा सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, 10-15 दिन का आराम से जब आप बैठ के करोगे। एकदम से सारे आंसर मिल जाए जरूरी नहीं होता, और एकदम से सारे आंसर परफेक्ट भी मिले तो ये भी जरूरी नहीं। मैं कहूँगा दोनों तरीके से स्ट्रगल है, एक तरीके से थोड़ा बहुत पर्सनल क्वेश्चन पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि उनको लगता है कि वहां देखेंगे हो जाएगा। वो ज्यादा जीके पे फोकस करते हैं, जीके में लगे रहते हैं, इसके बारे में रशिया यूक्रेन वॉर पढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर एक अलग चीज है, उस पर क्वेश्चन आएगा, वो सही बात है, लेकिन अगर आप पर्सनल आपको कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आपके बारे में, जब आप वहाँ जवाब नहीं दे पाओ ना, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी महीने भर पहले हुई है, लेकिन अगर पापा तो आपके लाइफ टाइम से है ना, अगर आप वो आंसर नहीं कर पा रहे तो वो एक दिक्कत वाली बात। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ टिप्स दें, कैसे तैयारी करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, क्या बेस्ट? देखिए पर्सनल इंटरव्यू सबसे सही तैयारी ये होती है कि जितना हो सके आप जैसे हैं वैसे ही पोस्ट करें अपने आप को। आप पीआईक्यू फॉर्म को इसलिए ना भरें क्योंकि आपको इम्प्रेस करना है। पीआईक्यू फॉर्म को सिर्फ भरने के लिए ना भरें, अगर आपने कोई चीज जेन्युइनली करी है तो ही उसको लिखें। मैंने बहुत लोगों को बहुत एब्सर्ड चीजें लिखने को देखा है कि वो कहते हैं कि स्कूल में बोर्ड साफ करता था, मैं स्कूल में कॉपी इधर लिखता था, तो मैं ये भी लिखूंगा पीआईक्यू फॉर्म में। तो ये कर्टेसी है ह्यूमन की, अगर ये तो आप बिना बोले भी करते ही होंगे, ये लिखने वाली बात थोड़ी है। अगर टीचर आपको बोलेगा ही करने को तो आप करोगे। तो ये बड़ी एब्सर्ड चीज है। आपको कुछ करना है तो आपके एथिक्स लिखने चाहिए। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इतना एफर्ट दिखेगा कि आपने पढ़ाई के साथ साथ किसी टॉपिक पे आप गए, किसी टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने लोगों के सामने बोला,
तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स है आपके। ये छोटी मोटी चीजें होती है। हम लोग जो होता है स्पोर्ट्स कभी कभी झूठ लिखते हैं कि हमने कभी क्या कहते हैं कबड्डी कभी खेला नहीं हो, लेकिन वो फिर भी कबड्डी लिखते हैं, और वो फिर पूरा गूगल जो है वो पूरा पड़ जाते हैं कबड्डी के बारे में। तो ये झूठ बोलना मैं कहूंगा, देखो अगर आपके विरुद्ध नहीं जा रहा है झूठ, अगर आप नहीं फंस रहे हो तो आपके लिए वो झूठ सक्सेस हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए मैं कहूंगा ये रिस्क वाली बात है। अगर आपसे उन्होंने कोई एक छोटी सी चीज पूछ ली ना कबड्डी के बारे में, आपने लिखा है कबड्डी के बारे में और आप पढ़ के भी गए और आप नहीं जवाब दे पाए, तो आप फंस जाओगे फिर। और फिर होता क्या है ना, ये छोटी सी मिस्टेक, ये ब्लंडर जो होती है, आपको पूरा एसएसबी का जो एफर्ट आप जीटीओ वीटीओ में कर रहे हो, ये सब खत्म कर देती है। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के दिमाग में अगर एक बात रह गई ना, तो वो उसी बात पे पूरा आपका इंटरव्यू मरोड़ देगा, पूरा घुमा देगा वो। क्योंकि काम ही वही है, वो ये सब चीजें करते आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को। तो मैं कहूँगा झूठ से जितना हो सके ना उतना सही रहेगा। और जितना हो सके अपने बारे में आंसर नोट करने, अपने बात में नोट बनाने लग जाओ, अपने बात में चीजें वो लिखने लग जाओ, तो आप बहुत फायदे में रहोगे। जितना हो सके अपने बारे में नोट करते रहो, जितना हो सके। पर्सनल इंटरव्यू के लिए ऐसा है, पर्सनल इंटरव्यू में सबसे मेन चीज सबकी होती है ऑनेस्टी, झूठ से दूर रहना, और थर्ड चीज होती है नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। लेकिन ये तीन चीज होती है। और जो चौथी चीज होती है आपके बोलने का तरीका। माने कुछ लोग होते हैं बड़े सटल तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। तो आपको कुछ ऐसा बोलना है कि आपके मुंह से इमोशंस निकले। माने आप अगर किसी चीज के बारे में आप पूरे अफर्म हो, तो आप फर्म होके बोलो। किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस माने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं नहीं दिखना चाहिए। जब भी आप हर चीज बोल रहे हो तो आपको ऐसे ओन अप करके बोल रही हो, हाँ ये मेरी चीज है, मैंने ये करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा ये डिफरेंसेस होते हैं इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करने की। Thanks for giving us the insight of SSB. So थैंक यू,